तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 2, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो किंग के साइड हैं उनके साइड के कैरेक्टर्स को टोटल हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हैं किंग हेनरी फोर्थ, जिनका कि हेल्थ पूरे प्ले में डिक्लाइन हो रहा है और वो प्ले ख़त्म होने से पहले ही मर जाते हैं, और उनका जो ड्रीम है क्रूसेड में जाने का, वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है। दूसरा है प्रिंस हाल, और जो कि आगे चल के हेनरी फिफ्थ बनेगा इसी प्ले में। उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। थर्ड है प्रिंस जॉन ऑफ लैंकास्टर, ये प्रिंस हॉल के छोटे भाई हैं। हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लुसेस्टर, ये भी उसके छोटे भाई हैं। थॉमस ड्यूक ऑफ क्लैरेंस, ये भी उसके छोटे भाई हैं। मतलब किंग हेनरी फोर्थ के टोटल 4 बेटे हैं और प्रिंस हेनरी के 3 छोटे भाई हैं। अगले हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस। ये सबसे मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल हैं कानून के इंग्लैंड में, और ये क्लोज एडवाइज़र हैं किंग हेनरी फोर्थ के, और ये बाद में एडवाइज़र बन जाते हैं प्रिंस हाल के, जो कि हेनरी फिफ्थ है। अर्ल ऑफ वारविक, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, गोवर और हार्टकोट, ये सभी नोबल मैन हैं और किंग हेनरी के सलाहकार भी हैं, और ये उसके साथ रहते हैं। ये सभी किंग हेनरी के साइड से लड़ाई लड़ने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है सर जॉन फॉलस्टॉप एंड पेज। सर जॉन फॉलस्टॉप जो कि एक क्रिमिनल है और प्रिंस हाल का एक अच्छा दोस्त है। उसे अब एक पेज मिल गया है, क्योंकि लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की, तो इससे उन्हें कुछ ख्याति मिली है। प्वाइंस, पेटो और बारडोल्फ, ये सभी पहले तो हाईवेमैन और रॉबर्स थे, लेकिन इन्होंने जब से बैटल ऑफ सेल्सबरी में भाग लिया है, तब से इन्हें पैसे मिल गए हैं और इन्हें थोड़ी इज्जत भी मिलने लगी है। फॉलस्टॉप का जो पेज है वो फॉलस्टॉप को दिया गया है, और वो फॉलस्टॉप का तलवार ढोता है और वो उसकी बातों को मानता है। एंशियंट पिस्टल, यह आर्मी में ध्वजवाहक था, जो कि झंडा पकड़ के खड़े रहते हैं, और वो फॉलस्टॉप के अंडर में काम किया है। वो काफ़ी एग्रेसिव है और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। मिस्ट्रेस क्विकली, ये ओनर है बोवस हेड टैबर्न इन की, जो कि स्चैप लंदन में है। उसके बाद है डॉल थ्रेसिड, ये फॉलस्टॉप की फेवरेट प्रोस्टिट्यूट है और एक गुड फ्रेंड है मिस्ट्रेस क्विकली की, और शायद वो प्यार में है फॉलस्टॉप के। फैंग एंड स्नेयर, ये इनकम्पिटेंट ऑफिसर हैं लॉ के। ये दोनों अरेस्ट करने आते हैं फॉलस्टॉप को, बट वो कर नहीं पाते हैं। जस्टिस सैलो एंड जस्टिस साइलेंस, ये माइनर लोकल लॉ ऑफिसर हैं और ये दोनों कजन हैं। और जस्टिस सैलो जो है वो फॉलस्टॉप का पुराना स्कूल का दोस्त है। डेवी, ये एक टॉकेटिव सर्वेंट है जस्टिस सैलो का। दूसरे साइड में सारे इंग्लिश नोबेल के रेबल लीडर्स हैं, जो कि विद्रोह कर रहे हैं हेनरी फिफ्थ के खिलाफ, जो कि पहले वाले युद्ध में नहीं भाग लिए थे और जो बच गए थे। पहला है आर्च बिशप ऑफ यॉर्क, और इसका दूसरा नाम है रिचर्ड स्क्रूप। एक पावरफुल नॉर्दर्न क्लर्जीमैन है और जो लीड कर रहा है इस बार का विद्रोह को हेनरी फोर्थ के खिलाफ। मॉबेरी एंड हेस्टिंग्स, ये 2 लॉर्ड हैं और ये भी साथ हैं आर्च बिशप ऑफ यॉर्क के। हेनरी पर्सी, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, एक नॉर्दर्न नोबलमैन है कि जिसका भाई वॉसेस्टर था और जिसका बेटा हॉटस्पूर था, जो दोनों की पिछली लड़ाई में मारे गए हैं। लॉर्ड बारडोल्फ, ये मित्र है नॉर्थम्बरलैंड का और जो कि गलत खबर लाया है हॉटस्पूर की जीत का। ट्रेवरस, ये नॉर्थम्बरलैंड का सर्वेंट है और वह यह खबर लाया है कि जो विद्रोह हो रहा था उसमें वो लोग हार गए हैं। मॉर्टन जो है ये थर्ड मैसेंजर है और ये खबर लाया है कि वो लोग विद्रोह पूरी तरह से हार चुके हैं और हॉटस्पूर जो है वो मारा गया है और उनकी सेना पीछे भाग गई। ओवेन ग्लैंडोवर, इसे हम लोग पिछले प्ले में मिल चुके हैं। यह लीडर है वेल्स रिबेल का
और इस बार के प्ले में इसका कैरेक्टर कभी नहीं आया है, सिर्फ इसका नाम आया है। सर जॉन कॉलविले, यह वो रिबेल हैं जिसे फुल स्टॉप लास्ट में पकड़ता है। Background and history. Henry IV Part 2 is a historical play believed to have been written between 1596 and 1599. हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि लिखा गया है 1596 और 1599 के बीच में। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ टेट्रालॉजी प्रोसीडेड बाय रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड सक्सीडेड बाय हेनरी फोर्थ। यह टेट्रालॉजी का थर्ड पार्ट है जिसके पहले रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आ चुके हैं और इसके बाद आता है हेनरी फिफ्थ। द प्ले इज ऑफन सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1। प्ले को ऐसा देखा गया है कि ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का जो बचा हुआ जो था उसी का एक्सटेंशन है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी इंग्लैंड वाज इन द मिडिल ऑफ द सिविल वार। 15th सेंचुरी के पहले सालों में इंग्लैंड जो है वो सिविल वार में खड़ा है। Powerful rebels have assembled against King Henry IV in attempt to overthrow him. पावरफुल जो रिबेल्स हैं इंग्लिश रिबेल्स, उन्होंने अटेम्प्ट किया है हेनरी फोर्थ को ओवरथ्रो करने का। They have just suffered a major defeat at the Battle of Shrewsbury, but several rebel leaders, including the Archbishop of York, Lord Mowbray, and Lord Hastings, remain alive and continue to wage war against the king. इन्होंने बैटल ऑफ श्रेसब्यूरी में बुरी तरह से हार खाई है, लेकिन कुछ जो हैं रिबेल, जिसमें से आर्चबिशप ऑफ यॉर्क हैं, लॉर्ड मॉबरी और लॉर्ड हेस्टिंग, ये अभी भी जिंदे हैं और इन्होंने फिर से वार करने की सोची है, जो कि पिछले युद्ध में भाग नहीं लिए थे। फॉलस्टेप एंड सम ऑफ हॉल्स अदर फ्रेंड्स हैव वॉन वेल्थ एंड पावर एट द बैटल ऑफ श्रॉसब्यूरी। फॉलस्टॉप और उसके दोस्तों ने पावर ले लिया है इस युद्ध के बाद और कुछ पैसे भी कमाए हैं। तो अब समरी शुरू करते हैं। Before the main body of the play begins, we are greeted with a prologue by Rumour. The actor who plays Rumour would be wearing a costume painted with tongues. इससे पहले कि प्ले का मेन बॉडी शुरू हो, एक रूमर के द्वारा हम लोग एक प्रोलॉग के द्वारा हम लोग को वेलकम किया जाता है। जो इसमें जो एक्टर है वो एक ड्रेस पहना हुआ है जिसमें कि सिर्फ टंग्स पेंट किए हुए हैं। Rumour introduces itself and tells us that what its job is. रूमर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका क्या काम है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इट कैरीज मैसेज एज फास्ट एज द विंड। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूरे संसार में इसका यही काम है कि वो मैसेज को हवा की तरह तेज मैसेज को पहुंचाए। हाउएवर इट्स मैसेज आर यूजुअली फॉल्स एंड दे ऑफन ट्रिक पीपल इनटू मेकिंग बैड मिस्टेक्स। लेकिन हालांकि इसके जो मैसेज होते हैं वो गलत होते हैं और ये लोगों को ट्रिक करते हैं बैड डिसीजन लेने में। रूमर इज विजिटिंग अ हाउस इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। दिस इज द कैसल ऑफ द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। रूमर इस बार विजिट कर रहा है हाउस ऑफ नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, जो कि महल है अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का। A messenger from the battle, Lord Bardolph, arrives at the Earl of Northumberland's house. He tells Northumberland news that make him very happy. King Henry has been wounded, his allies captured or killed, and the king's own son, Prince Hal, killed by Northumberland's sons Hotspur. That means the rebels are victorious. एक मैसेंजर आता है बैटलफील्ड से जिसका नाम है लॉर्ड बारडोल्फ, और वो आके नॉर्थम्बरलैंड को बताता है कि किंग हेनरी जो है वो घायल हो गया है और उसके सभी जो साथ वाले मित्र थे वो पकड़े गए हैं या तो मारे गए हैं। और उस लॉर्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का जो बेटा है हॉटस्पुर, उसने प्रिंस हाल को मार दिया है और जो विद्रोही सेना है वो जीत गई है। द अनदर मैसेंजर अराइव्स, लॉर्ड बारडोल्फ्स सर्वेंट ट्रैवरस। ट्रैवरस सेज ही हैज इवन मोर रिसेंट न्यूज, द रिबेलियन हैज लॉस्ट बैडली। दूसरा मैसेंजर आता है, ये लॉर्ड बारडोल्फ का सर्वेंट है जिसका नाम है ट्रैवरस, और ये बताता है उसके पास उससे बुरी खबर है कि जो विद्रोह कर रहे थे ये लोग, ये बुरी तरह से हार चुके हैं। लॉर्ड बारडोल्फ डज नॉट बिलीव हिम। लॉर्ड बारडोल्फ इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, बट ट्रैवरस इज सून फॉलोड बाय द थर्ड मैसेंजर मोर्टन। Morton has very bad news indeed. The rebellion has lost and Northumberland's son Hotspur has been killed by the king's son Prince Hal. When the rebel army saw that their leader Hotspur was dead, they turned and ran.
तभी तीसरा मैसेंजर आता है जिसका कि नाम मोर्टन है, और वो बहुत ही बुरी खबर लाया है, और वो बताता है कि जो विद्रोह कर रहे थे वो लोग हार गए हैं, और नॉर्थम्बरलैंड का जो बेटा हॉटस्पूर है वो मारा गया है प्रिंस हाल के द्वारा। और जब रिबेल आर्मी ने यह देखा तो वो भाग खड़े हुए। नॉर्थम्बरलैंड इज हार्ट ब्रोकन टू लर्न दिस एंड ही वोज टू टेक ए टेरिबल रिवेंज। नॉर्थम्बरलैंड का दिल टूट जाता है यह सब सुन के, और वह प्रतिज्ञा करता है कि वह एक बदला लेगा। The Archbishop of York, who did not fight at Shrewsbury, is mustering up forces to continue opposing King Henry. The Archbishop of York जो है, जो कि भाग नहीं लिया था बैटल ऑफ श्रेसब्यूरी में, वो सेना इकट्ठा कर रहा है किंग हेनरी के खिलाफ युद्ध करने के लिए। On a London street we find Sir John Falstaff and his page. He has gained fame and importance since the Battle of Shrewsbury by pretending that it was he who killed Hotspur. Falstaff now has a page boy to carry his sword. लंदन की गलियों में हम पाते हैं कि सर जॉन फॉल्स्टॉप अपने एक पेज के साथ हैं, और उन्होंने पिछले युद्ध से कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है जिसमें उन्होंने ये प्रिटेंड किया था कि उन्होंने ही हॉटस्पूर को मारा। और फॉल्स्टॉप को अब एक पेज मिल गया है जो कि उनका तलवार उठाता है। ही इज चेकिंग टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट हैव एनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट व्हाट द यूरिन सैंपल इज फॉर, एंड बाइंग ट्रेंडी न्यू क्लोथिंग विथ हिज न्यू रिचेज। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि उन्हें कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हुआ है, इसके लिए वो अपना यूरिन सैंपल देते हैं, और उनको जो नई वेल्थ प्राप्त हुए इससे ये ट्रेंडी क्लॉथ खरीद रहे हैं। द लॉर्ड चीफ जस्टिस, द टॉप लॉ ऑफिसर इन द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, अप्रोचेज फॉल्स्टॉप टू स्पीक विथ हिम अबाउट अ क्रिमिनल चार्ज. He tells Falstaff that he will be forgiving this time since there is no need to reopen old wounds. तभी द लॉर्ड चीफ जस्टिस जो है, जो कि टॉप लॉ ऑफिशियल है इंग्लैंड के, वो आते हैं और फॉल्स्टॉप के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि वो फॉल्स्टॉप को पुराने सभी क्रिमिनल चार्जेस के लिए माफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें दोबारा से इसे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। Falstaff is being called away to fight the Earl of Northumberland and the Archbishop of York as part of an army led by Prince. He goes to prepare to leave for the war. Falstaff को बुलाया गया है क्योंकि वो प्रिंस जॉन जो हैं वो वार लीड कर रहे हैं अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और आर्च बिशप ऑफ यॉर्क के खिलाफ, और फॉल्स्टॉप चला जाता है वार में जाने के लिए तैयार होने के लिए। In the palace of Archbishop of York in the north of England, the Archbishop and three allies, Thomas Maury, the Earl of Marshall, or Lord Hastings and Lord Badolf, are planning their next move against King Henry's forces. आर्चबिशप के महल में वहाँ पे उसके 3 मित्र हैं, थॉमस मॉवेरी, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड बैडोल्फ, और ये सब प्लान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मूव को किंग हेनरी के खिलाफ। Hastings, however, also reminds them that the king must not divide his forces into 3 separate parts, one to fight them, one to fight the guerrillas, a rebel in Wales, led by Owen Glendower, and one to maintain the fight in current dispute with the French. हेस्टिंग बताता है कि हालांकि राजा को अपना सेना को 3 भागों में बांटना पड़ेगा, पहला उनके साथ, दूसरा वेल्स में ओवेन ग्लेंडोवर के साथ लड़ाई करने के लिए, और तीसरा जो कि फ्रेंच में डिस्प्यूट चल रहा है वहां पे करंट सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मिस्ट्रेस क्विकली, द होस्टेस ऑफ द टेबल, is talking to 2 officers of the law whom she has called to arrest Falstaff for the large unpaid bar debt he owes her. मिस्ट्रेस क्विकली ने 2 लॉ ऑफिसर्स को बुलाया है अरेस्ट करने के लिए फॉल्स्टॉप को, जिसका कि काफ़ी अनपेड डेब्ट है उसके टैबन में। The officers Fang and Snare try to arrest Falstaff when he walks in, but Falstaff along with his page and his friend Bardolph attacks the officers. 2 ऑफिसर जो 2 आए हैं उनका नाम है फैंग और स्नेयर, और वो ट्राई करते हैं अरेस्ट करने का फॉल्स्टॉप को जब वो अंदर आता है, लेकिन वो अपने पेज और बारडोल्फ के साथ उनके साथ अटैक करता है। Lord Chief Justice unexpectedly enters with his men. He orders Falstaff to recompense the hostess both for the money and he owes her and for the false promise he has made to marry her. The first by paying her the money he owes and the second by apologizing. अचानक से वहाँ पे लॉर्ड चीफ जस्टिस आ जाते हैं, और जब उन्हें यह बात पता चलती है तो वो फॉल्स्टॉप को कहते हैं कि फॉल्स्टॉप को कंपेंस करना पड़ेगा मिस्ट्रेस क्विकली को, पहला
पहली तरह से कि उन्हें उसे सारे पैसे उसके वापस कर दिए जाए, और दूसरा कि उसे सॉरी बोलकर, जो कि क्योंकि उसने उसे शादी का प्रॉमिस किया था। Meanwhile, Gower, one of King Henry IV's courtiers, entered with message for the Lord Chief Justice. We learn that the king is returning to London from his expedition. गोवर एक किंग हेनरी का जो कर्टियर है वो आके बताता है लॉर्ड चीफ जस्टिस को कि किंग जो हेनरी हैं वो अपने एक्सपीडिशन से लंदन वापस लौट रहे हैं। प्रिंस हाल हैज रिसेंटली कम बैक फ्रॉम द बैटल ऑफ श्रेसब्यूरी। ही इज अकम्पनीड बाय पॉइंट्स। प्रिंस हाल जो कि अभी हाल ही में लौटा है बैटल ऑफ श्रेसब्यूरी से, वो उस पॉइंट्स के साथ है। हाल सेज ही इज फीलिंग टायर्ड दीज डेज एंड कुड यूज सम बियर। हाल बोलता है कि आजकल वो कुछ थका थका सा लग रहा है और वो क्या कुछ बियर यूज कर सकता है। But he will not drink any because he has started to have mixed feeling about the days when he used to drink with Falstaff, Poins, Bardolph and the rest. लेकिन वो नहीं पीता है क्योंकि अब उसे कुछ मिक्स फीलिंग्स आने लगी है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता था और जब वो नहीं कर रहा है। He also says that he has feels terrible that his father King Henry IV is so weak. Poins thinks Hal is being a hypocrite, but Hal swears he is not. प्रिंस हाल पॉइंट से कहता है कि वह टेरिबल फील कर रहा है कि उसके पिता किंग हेनरी फोर्थ जो हैं इतने कमज़ोर हो गए हैं। पॉइंट्स कहता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन हाल कहता है कि वह नहीं कर रहा है। Bardos come in with Falstaff's page and they learn from Falstaff's page that Falstaff will be eating at the Boar's Head with Doll Threset tonight. बारडोल्फ वो फॉल्स्टॉप के पेज के साथ आता है और इससे उनको पता चलता है कि आज जो फॉल्स्टॉप है वो बोवर्स हेड में डॉल थ्रेसेट के साथ आज डिनर करने वाला है। He decides that he and Poins should dress up as a serving men and spy upon him at the tavern. Poins agrees. Bardolph and the page agree to keep their mouths shut and everyone heads off to get ready. प्रिंस हाल जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो पॉइंट्स के साथ सर्विंग मैन के जैसे ड्रेस करेंगे और वो नज़र रखेंगे फॉल्स्टॉप पर टैबन में। पॉइंट्स एग्री कर जाता है और बारडोल्फ और पेज जो हैं वो नहीं फॉल्स्टॉप को नहीं बताने की बात करते हैं और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। In Earl of Northumberland's castle in northern England, Northumberland has been talking to his wife and Lady Percy about his plans for going back to war against the king, and they have both been trying to persuade him not to go. इधर अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के महल में नॉर्थम्बरलैंड अपनी वाइफ और लेडी पर्सी से के साथ प्लान बताता है कि वह जाना चाहता है किंग हेनरी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो दोनों उसे मना करते हैं नहीं जाने के लिए। Lady Percy is particularly angry. Northumberland decides that she is right and that he will leave the English rebel to fight alone against the king. Lady Percy गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटे के समय में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और अभी वो उनके साथ जा रहे हैं। नॉर्थम्बरलैंड उससे एग्री कर जाता है और वह नहीं जाता है और वह उन्हें छोड़ देता है इंग्लिश रिबल्स को कि वो लोग खुद अपना युद्ध लड़ें। At the Boar's Head Tavern, Falstaff is having dinner with Bardolph, Mistress Quickly, and Doll Threset, his favorite prostitute. इधर बोवस हेड टैबर में फॉल्स्टॉप डिनर कर रहा है बारडोल्फ, मिस्ट्रेस क्विकली और डॉल थ्रेसेट के साथ, जो कि उसकी एक फेवरेट प्रोस्टिट्यूट है। एंड ओल्ड एक्विंटेंस एंशिएंट पिस्टल एंड इंसाइन इन द आर्मी हु सर्व्स अंडर फॉल्स्टॉप पेज ए विजिट। फॉल्स्टॉप का एक पुराना परिचित जिसका कि नाम एंशिएंट पिस्टल है, जो कि एक ध्वजवाहक है उसके सेना में और उसने फॉल्स्टॉप के अंडर में काम किया है, वह वहाँ आता है और वह लड़ाई कर देता है डॉल थ्रेसेट के साथ। फॉल्स्टॉप एंड बारडोल्फ ड्राइव हिम आउट। फॉल्स्टॉप और बारडोल्फ जो कि उसे भगाते हैं वहां से। एंड डॉल सिट्स इन फॉल्स्टॉप लैप व्हाइल सी एंड फॉल्स्टॉप जेंटली फ्लर्ट जेंटली विथ वन अनदर। उसे वहां से भगाने के बाद जो डॉल है वो बैठ जाती है फॉल्स्टॉप के लैप में और वो जेंटली फ्लर्ट करते हैं। प्रिंस हाल एंड पॉइंट्स डिस्गाइज एज बारमैन इन ऑर्डर टू स्पाई ऑन फॉल्स्टॉप इंटर टू सर्व डिनर। प्रिंस हाल और जो पॉइंट्स हैं वो बारमैन के रूप में डिस्गाइज किए हुए हैं और वो वहाँ पे आते हैं उसको सर्व करने के लिए डिनर। डॉल क्वेश्चंस फॉल्स्टॉप अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड फॉल्स्टॉप इंसल्ट्स हाल एंड पॉइंट्स। डॉल पूछती है फॉल्स्टॉप से उसके दोस्तों के बारे में और फॉल्स्टॉप इंसल्ट करता है हाल और पॉइंट्स का। हाल एंड पॉइंट्स केम फॉरवर्ड एंड रिवील देमसेल्व्स। हाल और पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो वही हैं। सडनली पेटो अनदर ऑफ फॉल्स्टॉप्स मैन इंटर्स विथ मिलिट्री न्यूज़। अचानक से पेटो वहाँ पे आता है उसके और मिलिट्री न्यूज़ लेकर आया है।
King Henry IV has returned to his outside castle, Westminster Castle, and the officers of the army are seeking Falstaff. वह दो खबर लाया है कि किंग हेनरी फोर्थ जो हैं वो वेस्टमिंस्टर कैसल में लौट आए हैं और ऑफिसर जो हैं वो आर्मी के वो ढूंढ रहे हैं फॉलस्टॉप को. आफ्टर प्रिंस सॉल्व एंड पाइन्स लीव फॉर वेस्टमिनिस्टर, they are knocking at the door. Army captain have come asking for Falstaff. The hostess and doll bids Falstaff a touching goodbye as he goes off to the war. जैसे ही वो प्रिंस हॉल और पॉइंट्स निकलते हैं वहाँ से, गेट पे एक नॉकिंग होती है जो कि आर्मी कैप्टन आया हुआ है फॉलस्टॉप को बुलाने. उसके बाद हॉस्टेस और जो डॉल है वो फेयरवेल देती हैं फॉलस्टॉप को ताकि वो वार में जाए. King Henry IV is in his palace at Westminster. It is the middle of the night and he is in his nightgown, but he is still awake and working on the paperwork of the war. When he is left alone, King Henry begins to talk to himself and the audience. किंग हेनरी फोर्थ अपने पैलेस में वेस्टमिनिस्टर में है और ये आधी रात हो गई है और वो अपने नाइट गाउन में है. वो अभी भी जगा हुआ है और पेपर वर्क कर रहा है वार का. जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह अपने से और ऑडियंस से बात करता है. He says that these days he cannot sleep at all. He realizes that even the poorest of his subjects can sleep at night in their tattered beds, but he, the wealthy king, is too weighted down by worry, remorse and anxiety to be able to do so. वह कहता है कि वह इन दिनों सो नहीं पा रहा है और वह ऐसा महसूस करता है कि सबसे गरीब आदमी भी अपने फटे चूटे बेड में काफ़ी आराम से सो रहा है, जबकि वह एक वेल्दी किंग होकर भी इतना उसके दिमाग में आ गया है, वरी है, टेंशन है, दुख है और एंजाइटी है कि वो सो नहीं पा रहा है. He closes the speech with one of the play's most famous lines, often quoted as motto about the anxiety and discomfort that accompany great power. वो अपने स्पीच को क्लोज करता है एक प्ले के फेमस लाइन के साथ, Then happy low, lie down, uneasy lies the head that wears a crown. The Earl of Warwick and Earl of Surrey, to whom the king sent messages at the beginning of the scene, enter and interrupts him. The three discuss the nation's current state of affairs. They know that the Earl of Northumberland is considering waging war against them. सीन के शुरू में उसने अर्ल ऑफ वार्विक और अर्ल ऑफ सरे को एक मैसेज भेजा था और वो लोग दोनों आ गए हैं. वो तीनों मिलकर नेशन के अभी करेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और वह यह जानते हैं कि जो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है वो विचार कर रहा होगा उनके खिलाफ लड़ाई करने का. There is a rumor that the rebel have 50,000 men, but Warwick is sure that these are merely rumors and the rebel have no more than half that numbers. यह एक अफवाह है कि विद्रोही सेना के पास 50,000 सैनिक हैं, बट वार्विक कहता है कि यह मात्र एक अफवाह है, उनके पास इससे आधे ही होंगे. Moreover, he has good news from the west. उनके पास एक खुशखबरी आई है वेस्ट से कि ओवेन ग्लैंडोवर, the leader of the rebel, is dead, so the king will be able to focus his effort on the English rebels. कि जो वेल्स का जो इंग्लिश लीडर था ओवेन ग्लैंडोवर, रिबेल लीडर, वो मारा गया है और अब किंग अपना पूरा ध्यान इंग्लिश रिबेल में दे सकता है. इन द रूरल ग्लूसेटशायर इन सेंट्रल इंग्लैंड वी मीट टू प्रॉस्परस रस्टिक मैन. रूरल ग्लॉटशायर में सेंट्रल इंग्लैंड में हम लोग दो ग्रामीण आदमी से मिलते हैं, जस्टिस सैलो एंड जस्टिस साइलेंस, जिनका क्या नाम है जस्टिस सैलो और जस्टिस साइलेंस. They are justice of the peace or minor law officials who also own farms. They are typical of the rural upper middle class of Elizabethan England. वो माइनर लॉ ऑफिसर्स हैं और उनके अपने फार्म भी हैं और वो एलिजाबेथन इंग्लैंड के रूरल अपर मिडिल क्लास को डिपिक्ट करते हैं. They are also cousins and Justice Shallow is an old school friend of Falstaff. वो दोनों कजन हैं और जस्टिस सैलो जो है वो पुराना स्कूल का दोस्त है फॉलस्टॉफ का. The two are getting ready for Falstaff's arrival, for he will be coming through Gloucestershire looking for recruits to draft into the King's War against the rebel in the north. वो दोनों तैयार होते हैं फॉलस्टॉफ के अराइवल के लिए क्योंकि फॉलस्टॉफ वहाँ पे आ रहा है सेना में रिक्रूट करने के लिए. Falstaff and Bardolph arrive and the two justices present to them the recruits that
they have found up, rounded up. फॉलस्टॉप और बारडोल्फ अब आ गए हैं और जो दो जस्टिस हैं वो प्रेजेंट करते हैं जो कुछ रिक्रूट जो कि आए हुए हैं. द रिक्रूट्स कंट्रीमैन नेम्ड मोल्डी, सैडो, वार्ट, फेबल एंड बुलकाल्फ. फॉलस्टॉप चूजेज ऑल ऑर्डरिंग बारडोल्फ टू राइट डाउन देयर नेम्स इन द बुक ऑफ ड्राफ्टीज. वहाँ पे कुछ कंट्रीमैन जो कि आए हुए हैं वहाँ पे उनका नाम है मोल्डी, सैडो, वार्ट, फेबल और बुलकाल्फ. फॉलस्टॉप उन सभी को चूज करता है और बारडोल्फ को कहता है कि उनका नाम ड्राफ्टीज के बुक में लिख लें. However, Bullkalf and Moldly bribe Fardolf to let them off the hook. हालांकि बुलकाल्फ और मोल्डी जो हैं वो ब्राइब करते हैं बारडोल्फ को ताकि वो उसे जाने दें. जस्टिस सैलो, अनफेमिलियर विथ फॉलस्टॉप यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. जस्टिस सैलो, जिसे कि ये नहीं पता है कि फॉलस्टॉप इसके आड़ में बिजनेस कर रहा है, इज कंफ्यूज एंड प्रोटेस्ट लाउडली दैट फॉलस्टॉप हैज नॉट चूजन द बेस्ट मैन. और वह इस बात से कंफ्यूज होकर प्रोटेस्ट करता है कि फॉलस्टॉप ने अच्छे आदमियों को नहीं चुना. He declares that he will take only Shallow, Feeble and Watt. और वो फॉलस्टॉप डिक्लेयर करता है कि वह सिर्फ सैडो, फीबल और वाट को ही लेगा. सैलो presses Falstaff to stay for dinner, but Falstaff stays in surprising moment of responsibility that he must march on tonight towards the war. सैलो फॉलस्टॉप को बोलता है कि आज रात का डिनर कर ले, बट फॉलस्टॉप कहता है कि नहीं, उसे आज रात में वार के लिए निकलना है. Falstaff recalls aloud that Shallow has always been a fool. फॉलस्टॉप अपने मन में फिर से कहता है कि सैलो अभी भी मूर्ख है. Now, however, he is also rich, and Falstaff decides that if he returns from the war, he will come back and get Shallow to lend him some money. लेकिन अब वो अमीर हो चुका है तो फॉलस्टॉप ये डिसाइड करता है कि अगर वह वार से वापस आता है तो वह सैलो के पास वापस आएगा ताकि उससे कुछ पैसे उधार ले सके. Shallow and Falstaff discuss about the advancing age of Jane Nightwork, a prostitute whom both had enjoyed in their college days. Shallow और Falstaff जो हैं वो डिस्कस करते हैं जेन नाइटवर्क के बारे में, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे कि अपने कॉलेज डेज में उन्होंने एंजॉय किया था. बोना रोवाज, इट इज एन एलिजाबेथन वर्ड फॉर अ हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट. In Galtry in Yorkshire, the leader of the rebel army, the Archbishop of York, Marbury and Hastings, has arrived with their army. The Archbishop tells his allies that he has received a letter from Northumberland in which he says he will not be coming to their aid. गॉल्ट्री फॉरेस्ट यॉर्कशायर में सारे जो लीडर हैं रिबेल आर्मी के वो सब इकट्ठे हो गए हैं अपने आर्मी के साथ, और आर्चबिशप उन्हें बताता है कि उसने एक लेटर प्राप्त किया है नॉर्थम्बरलैंड से जिसमें उसने यह कहा है कि वह उनके साथ युद्ध नहीं करेगा. किंग हेनरी फोर्थ अप्रोचिंग आर्मी इज नाउ barely a mile away. The army is being led by Prince John. The escort is immediately followed by the Earl of Westmoreland. किंग हेनरी फोर्थ की आर्मी जिसे कि प्रिंस जॉन लीड कर रहे हैं वह एक मील की दूरी पर ही रह गई है और उन्हें थोड़ी ही दूर पर ज्वाइन करते हैं अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड. किंग हेनरी हु हैज बीन सेंट एज मैसेंजर. किंग हेनरी ने जिसे मैसेंजर के रूप में भेजा है अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड को. वेस्टमोरलैंड एक्यूजेस द आर्चबिशप ऑफ improperly using his religious authority to support rebellion. The Archbishop replies that he did not want to, but he had no choice. वेस्टमोरलैंड एक्यूज करते हैं आर्चबिशप को कि वो अपने रिलीजियस ऑथोरिटी को का गलत इस्तेमाल कर रहा है रिबेलियन को सपोर्ट करने में. तो आर्चबिशप कहता है कि वह ऐसा चाहता नहीं था लेकिन उसके पास ऐसा उसके अलावा और कोई उपाय नहीं था. Westmoreland tells the rebel that the Prince John has been given full authority to act in the king's name and is willing to grant their demands if they seem reasonable. वेस्टमोरलैंड कहता है कि प्रिंस जॉन को फुल अथॉरिटी दी गई है कि राजा के नाम पर कि वह उनकी मांगों को मान सकता है अगर वो रीजनेबल हो. द आर्चबिशप गिव्स वेस्टमोरलैंड ए लिस्ट ऑफ द रिबेल्स डिमांड एंड वेस्टमोरलैंड लीव्स टू शो इट टू द प्रिंस. आर्चबिशप जो है वो रिबेल के डिमांड की एक लिस्ट देता है वेस्टमोरलैंड को और वेस्टमोरलैंड इसे दिखाने के लिए प्रिंस जॉन को चला जाता है. While the rebels wait for Westmoreland to return, Marbury voices his fear that even if they do make peace, the royal family will not be waiting for an opportunity to have them killed. जबकि वो वेट कर रहे हैं कि वेस्टमोरलैंड रिटर्न कर आए वापस, मॉर्बेरी कहता है कि उसे डर है कि अगर वो समझौता कर लेंगे फिर भी रॉयल फैमिली जो है वो उनको मारने से नहीं चूकेगी.
However, Hastings and the Archbishop are sure that his fear are groundless. जबकि हेस्टिंग और आर्चबिशप को लगता है कि उसका यह डर है वो बेकार है. Westmoreland returns and brings the rebels back with him to the royal camp to speak with Prince John. वेस्टमोरलैंड आते हैं और जो रिबेल जो हैं सारे उनको ले जाते हैं रॉयल कैंप में प्रिंस जॉन से बात करने के लिए. The prince says that he has looked over the demands and they seem reasonable. He will grant all the rebels' request. प्रिंस जॉन कहता है कि उसने उनकी डिमांड को देखा है और सारे रीजनेबल हैं और वह उनकी सारी मांग को मानता है. If they agree, he says they should discharge their army and let the soldiers go home. वह प्रिंस जॉन उनसे कहता है कि अगर वो सब एग्री करते हैं तो अपने डिस्चार्ज करें आर्मी को और सोल्जर्स से कहें कि घर जाएं. Very pleased, the rebel leaders send messengers to tell their soldiers that they can go home. वो सारे रिबेल लीडर्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं और अपने मैसेंजर को भेजते हैं ताकि वो जाकर सेना को बोले कि वो अपने घर चले जाएं. They and Prince John drink together and make a small talk about the upcoming peace. वो और प्रिंस जॉन साथ में ड्रिंक करते हैं और एक स्मॉल टॉक करते हैं आने वाली शांति के बारे में. However, as soon as word comes from the rebels' messenger that their army has been scattered, Prince John gives an order to arrest Hastings, Mowbray and the Archbishop as traitors. हालांकि जैसे ही मैसेंजर से यह खबर आती है कि उन्होंने अपनी सेना को चले जाने के लिए कहा है, प्रिंस जॉन यह ऑर्डर देते हैं कि सारे रिबेल इंग्लिश लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए एक विद्रोही होने के लिए. He then gives orders for the rebels to be taken away and executed. प्रिंस जॉन कहते हैं कि इन्हें ले जाया जाए और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए. One of the departing rebels, Sir John Colville of the Dale, runs into Falstaff, who has finally made it to the field of battle. Recognizing Falstaff, Colville surrenders to him. एक डिपार्टिंग रिबेल जो है वो सर जॉन कॉलविले वो जा रहा था लेकिन वो फॉल्स्टॉप से मिल गया और वो फॉल्स्टॉप को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो डर गया फॉल्स्टॉप को देखकर. प्रिंस जॉन एंटर्स द सीन एंड फॉल्स्टॉप प्रेजेंट हिज कैप्टिव टू हिम. प्रिंस जॉन इस सीन में आते हैं और फॉल्स्टॉप जो अपने कैप्टिव को उनको दिखाता है. Westmoreland appeared to tell the prince that the army is withdrawing. Prince John sends Colville off with the other rebels to execution. वेस्टमोरलैंड आके बताते हैं कि आर्मी विड्रॉ कर रही है. प्रिंस जॉन कॉलविले को उसके साथ भेज देते हैं अदर रिबेल के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए. एंड ही अनाउंसेस ही विल रिटर्न टू द कोर्ट इन लंदन बिकॉज ही हियर्स हिज फादर इज वेरी सिक. और वह घोषणा करते हैं कि वह लंदन जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि उनके पिता काफ़ी बीमार हैं. Falstaff heads off to Gloucestershire in order to beg some money from Justice Shallow. Falstaff जो है अब फिर से ग्लूसेस्टरशायर जा रहा है ताकि वो जस्टिस सैलो से कुछ पैसे उधार ले. In his palace at Westminster, the ill king, King Henry IV, is talking with his advisors and his younger sons, Thomas Duke of Clarence and Humphrey Duke of Gloucester. इधर वेस्टमिनिस्टर पैलेस में किंग हेनरी फोर्थ अपने एडवाइजर और छोटे बेटों थॉमस ड्यूक ऑफ क्लैरेंस और हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर से बात कर रहे हैं. As soon as the present civil war is resolved, he says he wants to lead an army to join to crusades in Jerusalem. जैसे ही सिविल वार खत्म होगा वह चाहते हैं कि एक अपनी आर्मी को लेकर क्रूसेड चले जाएं जेरूसलम में. He has prepared everything he will need for this. और उन्होंने इसके लिए जो भी चाहिए उसे तैयार कर रखा है. The king is very sick enough. The king is clearly sick enough that he may not last long, but no one seems to want to be the one to say it. किंग इतना बीमार हो चुका है कि उसे किसी को नहीं लगता कि वो उतने लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता. Learning that Hal is in London this evening with his rascally friend, the king laments. जब किंग को पता चलता है कि हाल फिर से अपने दोस्तों के साथ चला गया है तो राजा को पछतावा होता है. Westmoreland enters bringing news that the three rebel leaders, Mowbray, Hastings and the Archbishop of York has been executed. Westmoreland आता है और यह खबर लाया है कि तीनों रिबेल लीडर मॉबेरी, हेस्टिंग और आर्चबिशप ऑफ यॉर्क को एग्जीक्यूट करा दिया गया है. Then Harcourt, another lord, enters with the news that the rebellion Northumberland has also been overthrown. एक अगला मैसेंजर आता है जिसका नाम है हारकोट और वो आकर बताता है कि जो रिबेलियन नॉर्थम्बरलैंड है जो कि हॉटस्पूर के पिता हैं उनको ओवरथ्रोन करा गया है और दूसरे को राजा बनाया गया. द किंग फर्स्ट रिजॉइसेस बट देन सडनली स्टार्ट्स टू फील वेरी सिक. किंग पहले तो खुश होता है लेकिन उसे फिर काफ़ी कमजोरी महसूस होती है. द किंग इज
laid on the bed in another chamber and left alone. किंग को बेड पर सुला दिया जाता है और एक चेंबर में उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है. Prince Hal enters and his brother tells him of their father's illness. प्रिंस हाल आता है और उसके भाई उसे बताते हैं अपने पिता की बीमारी के बारे में. Hal enters his father's room to sit by him and contemplating the crown that lies beside him on the pillow, criticizes it for the heavy weight it has imposed upon his father. हाल अपने पिता के रूम में जाता है और उनके बगल में बैठता है और वह क्रॉन को देखकर उसे क्रिटिसाइज करता है कि उसके हैवी वेट के लिए कि जिससे उसके पिता की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है. द किंग सीम्स टू स्टॉप ब्रीदिंग एंड हाल थिंक्स ही इज़ डेड. ऐसा लगता है कि किंग ने सांस लेना बंद कर दिया है और हाल को लगता है कि वो मर गए. रिवरेंशियली लिफ्ट्स द क्राउन ऑन टू हिज ओन हेड एंड गोज इन टू अनदर रूम टू थिंक अलोन. वह प्यार से क्राउन को उठाता है और अपने सर पर रख कर दूसरे रूम में अकेले सोचने के लिए चला जाता है. King Henry wakes up suddenly and calling his attendants learn that Hal was with him but a moment before. किंग हेनरी अचानक से उठ जाते हैं और वो अटेंडेंट को बुलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किंग हेनरी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था. Finding his crown gone, he becomes angry and bitter, thinking that Hal has revealed his own greatness and lack of love for his father. जब वो पाते हैं कि उनका क्राउन वहाँ नहीं है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हाल काफ़ी ग्रीडी है और वो अपने पिता से प्यार नहीं करता है. बट वारविक स्पाइस हाल वीपिंग इन द नेक्स्ट रूम एंड किंग हेनरी सेंड्स द अदर्स अवे टू स्पीक विथ हाल एलोन. लेकिन वारविक झांक के देखता है कि हाल अकेले में रो रहा है दूसरे रूम में. किंग हेनरी सब सारे को बाहर भेज देते हैं और वो हाल से अकेले में बात करना चाहते हैं. द किंग एंग्रीली रिब्यूक्स हाल फॉर बीइंग सो क्विक टू सीज द क्राउन. किंग गुस्से में हाल को डांटते हैं कि वह इतना जल्दी में है क्राउन को लेने के लिए. He paints a vivid picture of the horrors he thinks England can expect when Hal become a king. वह बताते हैं कि जब हाल राजा बनेगा तो इंग्लैंड का क्या हाल होगा. Without the restraint of the law, anarchy will burst forth, and England will become lawless and wild. जब हाल राजा बनेगा तो कानून की अनुपस्थिति में काफ़ी अराजकता फैल जाएगी और इंग्लैंड एकदम जंगल की जैसा हो जाएगा और एकदम वाइल्ड हो जाएगा. Hal kneels down before his father, weeping and swears that he loves his father and was full of grief when he thought him dead. हाल जो है वो नील डाउन हो जाता है अपने पिता के सामने और रोते हुए कहता है कि अपने पिता से प्यार करता है और वह फुल ऑफ ग्रीफ में चला गया था जब उसे लगा कि उसके पिता मर गए. He says that he views the crown as an enemy to fight with, not as a treasure. वह कहता है कि वह क्राउन को एक एनिमी की तरह देखता है जिससे उसे लड़ना होगा, उसे एक संपत्ति की तरह नहीं. फाइनली ही गिव्स हाल सम स्ट्रेटेजिक एडवाइस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सिविल वॉर एट होम. फाइनली जो किंग हेनरी फोर्थ हैं वो हाल को कुछ स्ट्रेटेजिक एडवाइस देते हैं जिससे कि सिविल वॉर को रोका जा सके. द यंगर प्रिंसेस देन रिटर्न एंड किंग हेनरी इज प्लीज टू सी देम. जो उसके छोटे भाई हैं वो वापस लौट आते हैं और किंग हेनरी उनको देखकर खुश होते हैं. अपॉन आस्किंग द नेम ऑफ द चेम्बर वेयर he first collapsed, he is told that the room is called Jerusalem. राजा पूछते हैं कि वह किस रूम में पहले उन्हें लिटाया गया था तो वह बोलते हैं कि जेरूसलम में. He explained that he had always wanted to go to Jerusalem in order to atone for the murder of his predecessor King Richard. वह किंग हेनरी फोर्थ बताते हैं कि वह हमेशा जाना चाहते थे जेरूसलम ताकि जो किंग रिचर्ड को जो उन्होंने जो मारा था उसका पश्चाताप के लिए. The king realizes at the last that he will never see the real Jerusalem, but he will die in the room named Jerusalem. राजा यह रियलाइज करता है कि वह कभी जा तो नहीं सका जेरूसलम, लेकिन कम से कम वह उस रूम में मरेगा जिसका नाम जेरूसलम है. द अदर्स कैरी हिम अवे टू दिस रूम. दूसरे लोग उन्हें राजा को उस रूम में ले जाते हैं. Falstaff and Bardolph have returned to Gloucestershire where they are warmly welcomed by Justice Sallow. Sallow gives order to his servant Davy to prepare a fine dinner for the guest. Falstaff और बॉर्डोल्फ जो हैं वो ग्लूसेस्टरशायर वापस लौट आए हैं और जस्टिस सैलो उनका वार्म वेलकम करता है और वह अपने नौकर डेवी को एक फाइन डिनर बनाने का ऑर्डर देता है. We learn that King Henry IV has finally died and that everyone in the castle is frightened of what will happen to them and to the rule of law now that Prince Hal is in charge. अब हमें पता चलता है कि किंग हेनरी फोर्थ जो है फाइनली मर गए हैं और जो सभी लोग हैं कैसल में वो डरे हुए हैं कि अब क्या होगा उनके साथ और
लॉ लॉ के साथ, क्योंकि प्रिंस हाल अब चार्ज में है। द लॉर्ड चीफ जस्टिस स्पेशली एक्सपेक्ट्स नथिंग बट evil to befall him, since he has never stayed away from scolding Hal for the violation of the law. He is the most despised enemy of the Hal's lawless friend, particularly Falstaff. जो लॉर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बुरा ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने हाल को वायलेशन ऑफ लॉ के लिए हमेशा डांटा है, और वह उसके सबसे जो प्रिय मित्र है फॉलस्टॉप, उसे उसके खिलाफ हैं। द यंग प्रिंस argue the justice to speak flatteringly to Falstaff now, but the justice says that he has always done what he believes is right and he will not compromise to now. उसके जो छोटे भाई हैं वो जस्टिस को कहते हैं कि अब फॉलस्टॉप से थोड़ा फ्लैटरली बात करें, लेकिन जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने आज तक वही किया है जो उन्हें सही लगा है और आगे भी वह यही करेंगे। Prince Hal enters dressed in the royal robes of the king. From now on he is King Henry V. किंग प्रिंस हाल जो है अंदर आता है, वो ड्रेस्ड है रॉयल रोब्स में किंग के, और अब से वह किंग हेनरी फिफ्थ बन चुका है। द न्यू किंग हेनरी एड्रेसेस हिज ब्रदर्स एंड द courtiers. He tells them that they should not be afraid that he and the new king will do them any harm. वह किंग हेनरी जो है फिफ्थ, जो अब प्रिंस हाल बन चुका है, वो एड्रेस करता है अपने भाई को और कर्टियस लोग को, और कहता है कि वह उसे डरे नहीं, वह उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किंग हेनरी फिफ्थ टेल्स him that he has always been wise and just. He thanks the justice for having punished him when he was a wild young prince. किंग हेनरी फिफ्थ जो है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस से बात करता है और उन्हें थैंक्स करता है कि उन्होंने उसे पनिश किया जब वो वाइल्ड यंग प्रिंस था। Moreover, he asked the justice to serve as a father figure to him, teaching him how to honorably keep order. हालांकि वह जस्टिस से यह भी कहता है कि वह उसे फादर फिगर की तरह गाइड करें और उसे यह बताएं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाए। Still in Gloucestershire, Falstaff eats a merry dinner with Justice Sallow and Justice Silence, as well as Bardolph, Davy and Falstaff Page. इधर ग्लूसेस्टरशायर में सारे लोग मैरी डिनर कर रहे हैं। An unexpected messenger arrives. Ancient Pistol makes his second and final appearance in the scene. एक अनएक्सपेक्टेड मैसेंजर आता है जिसका नाम है एंशिएंट पिस्टल, और वह सेकंड और फाइनल अपीयरेंस दे रहा है इस सीन में। ब्रिंगिंग न्यूज़ फ्रॉम द कोर्ट इन लंदन, वह खबर लाया है कोर्ट इन लंदन से। ही टोल्ड ओल्ड किंग हेनरी फोर्थ इज डेड एंड प्रिंस हाल इज नाउ किंग हेनरी फिफ्थ। वह बताता है कि पुराने किंग हेनरी फोर्थ जो है वो मर गए हैं और प्रिंस हाल जो है किंग हेनरी फिफ्थ बन गया है। Falstaff and his friends assume that Falstaff will now be in a position of great comfort and power since he is the closest friend of the former prince. फॉलस्टॉप और उसके दोस्त ये एज्यूम करते हैं कि फॉलस्टॉप का सबसे अच्छा पोजीशन मिलेगा और पावर मिलेगा, क्योंकि वह प्रिंस हाल का सबसे अच्छा दोस्त है। फॉलस्टॉप generously offer all his friends high positions in the court and call up for the horse. फॉलस्टॉप जेनरसली ऑफर करता है अपने सभी दोस्तों को हाई पोजीशन कोर्ट में और अपने घोड़े के लिए बुलाता है। He, Pistol, Bardolph and Silo will ride all night to reach London as soon as they can. फॉलस्टॉप, पिस्टल, बारडोल्फ और सैलो वो सारी रात राइड करते हैं ताकि वो जितने जल्दी से जल्दी हो सके लंदन पहुंच सकें। Meanwhile, on the street in London, two beadles, minor law officers, appears dragging with them the prostitute doll Threset and Mistress Quickly from the Boar's Head Tavern. इधर लंदन में दो माइनर लॉ ऑफिसर्स हैं, वो प्रोस्टिट्यूट डॉल थ्रेसेट को और मिस्ट्रेस क्विकली को घसीट कर ले जा रहे हैं। दे स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द लॉमैन एंड कर्सिंग देम, वो उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें कर्स भी कर रहे हैं। अपेरेंटली अ मैन हुम पिस्टल बीट अप व्हाइल इन द कंपनी हैज डाइड, सो दे आर बीइंग ड्रैग्ड ऑफ टू जेल। बात ऐसी है कि पिस्टल ने उनकी कंपनी में एक आदमी को मारा था जो कि मर गया है, सो इसलिए उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। डॉल क्लेम्स टू बी प्रेग्नेंट, डॉल क्लेम करती है कि अब वह प्रेग्नेंट है। अ स्टैंडर्ड वे इन विच वुमेन क्रिमिनल कुड अवॉइड पनिशमेंट और हैंगिंग इन द एलिजाबेथन ईरा। एलिजाबेथन ईरा में यह सबसे कॉमन था जिससे कि वुमेन क्रिमिनल्स इससे बच जाती थी। बट द बीडल आंसर्स दैट शी इज लाइंग एंड हैज मेयरली पैडेड हर बेली विथ अ कुशन। लेकिन वो माइनर लॉ ऑफिसर जो है वो कहते हैं कि वह झूठ बोल रही है और उसने अपने पेट में कुशन छुपा रखा है।
The hostess wishes that Falstaff was there, but the women cannot free themselves and are dragged off to see a justice. हॉस्टेस जो है विश करती है कि काश फॉलस्टॉप यहाँ होता, लेकिन उससे से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वह यहाँ नहीं है और उन्हें ले जाया गया घसीट कर जस्टिस के लिए. Near Westminster Abbey, the newly crowned King Henry V and his attendant are coming from the king's coronation. वेस्टमिस्टर एबे के सामने किंग हेनरी फिफ्थ अपने अटेंडेंट के साथ कोरोनेशन करवा करके आ रहे हैं. Falstaff and his companions have ridden hard from Gloucestershire in order to arrive in time. Falstaff और उसके जो दोस्त हैं वो काफ़ी मुश्किल से ग्लूसेस्टरशायर से आए हैं यहाँ पहुँचने के लिए टाइम पे. And they place themselves along the street down which the king must walk so that they can greet him. और वो अपने आप को स्ट्रीट में खड़ा किए हैं जहाँ पे किंग जरूर ही उधर घूमेगा और वो उसे ग्रीट करेंगे. Falstaff is full of happy anticipation of the warm welcome he will receive from the new king. Falstaff काफ़ी खुश है क्योंकि उसे न्यू किंग से काफ़ी उम्मीदें हैं. However, when he greets King Henry V, as first ignores him and tells him that he does not know him. हालांकि जब वह किंग हेनरी फिफ्थ को पहले ग्रीट करता है तो वह किंग हेनरी फिफ्थ उसे इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि वह उसे नहीं जानते. He is banishing Falstaff and the rest not from the country but from the king himself. None of them will ever be allowed to come within the 10 miles of him. He will give them an adequate income so that poverty does not drive them back into crime, but none of them may ever come near him again until and unless they reform themselves into virtuous, respectable people. किंग हेनरी फिफ्थ जो हैं वो बैनिश कर रहे हैं फॉल्स्टॉफ को और अपने दोस्तों को, अपने देश से ही नहीं अपने से भी, और वह उन्हें कहते हैं कि वह उनके 10 माइल्स के रेंज में नहीं है और वह उन्हें एडिक्वेट इनकम दे रहे हैं ताकि उन पर गरीबी ना आए और वो फिर से क्राइम में ना जाए और वे उसे तब तक ना मिले जब तक कि वो अपने आप को सुधार ना लें. The king finishes his speech and sweeps onward without a backward look. Falstaff, astonished and confused, still retain some hope. किंग जो है अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना पीछे देखे. फॉल्स्टॉफ अभी भी आश्चर्यचकित खड़ा है और कंफ्यूज भी है और वह उसे अभी भी आशा है. He suggests to the others that this has been simply a formality that Hall was forced to put on in public, and that Hall will call for his old friend Falstaff to come him later in private. Falstaff उन्हें कहता है कि यह एक फॉर्मेलिटी है जो कि हाल पब्लिक में कर रहा है, बाद में वह फॉल्स्टॉफ को प्राइवेट में बुलाएगा. बट दैट होप इज dashed when the Lord Chief Justice returns accompanied by Prince John and several police officers. लेकिन उसका यह जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाता है जब लॉर्ड चीफ जस्टिस प्रिंस जॉन और कुछ और पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ आते हैं. दे हैव ऑर्डर्स टू टेक फॉल्स्टॉफ एंड द अदर्स अवे टू अ प्रिजन वेयर दे विल बी हेल्ड अंटिल दे कैन बी सेंट अवे फ्रॉम लंदन. और वह उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं और वह उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाएंगे जब तक कि उन्हें लंदन से दूर न भेज दिया जाए. Left alone on a stage with the Lord Chief Justice, Prince John comments admiringly on the way in which his older brother, the new King Henry V, handled his former friends, offering them an income but keeping them far away from him. अब स्टेज पे सिर्फ चीफ जस्टिस और उसके छोटे भाई प्रिंस जॉन हैं और प्रिंस जॉन एडमायर करता है हेनरी फिफ्थ के काम को कि जिस तरह उसने हैंडल किया अपने पुराने दोस्तों को, कुछ इनकम भी दिया और उन्हें अपने से दूर भी कर दिया. Friend John adds that he hears that the king has summoned his parliament and he expects that they will be discussing the possibility of an upcoming invasion of France. प्रिंस जॉन फिर आगे कहता है कि उसने सुना है कि किंग हेनरी फिफ्थ ने समन किया है अपने पार्लियामेंट को और वह एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस की युद्ध के बारे में. द लॉर्ड चीफ जस्टिस एग्रीज द टू डिपार्ट टुगेदर टुवर्ड्स द कोर्ट. लॉर्ड चीफ जस्टिस इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ ये सही है और वो दोनों कोर्ट के लिए डिपार्ट कर जाते हैं. दो द प्रिंस जॉन्स क्लोजिंग कमेंट अबाउट फ्रांस, शेक्सपियर इज पेविंग द वे फॉर दिस प्ले's sequel Henry V, which deals with the invasion of France by the new king.
प्रिंस जॉन के इस क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ शेक्सपियर ने एक रास्ता तैयार किया इस प्ले के सीक्वल हेनरी फिफ्थ के लिए, जो कि डील करेगा फ्रांस की जीत को नए किंग के द्वारा। द फाइनल सीन इज फॉलोड बाय एन एपिलॉग। थैंक यू।